नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। 23 जून को उपचुनाव जो मतदान हुआ था उपचुनाव के लिए, आज उसके नतीजे आना शुरू हो गए हैं और इस बीच मतगणना से जुड़ी ये बड़ी खबर इस आजमगढ़ से आ रही। इस बड़ी खबर का रुख करते हैं। आजमगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी की बढ़त बरकरार। आजमगढ़ से बीजेपी के निरहुआ आगे। रामपुर में भी बीजेपी सपा के बीच कड़ी टक्कर। बड़ी खबर इस वक्त की, उपचुनाव के नतीजे आना जो है वो सुबह से जारी हैं और रुझान अभी लगातार सामने आ रहे हैं। 7 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुआ था उसके नतीजों का आज दिन, और अभी तक आए रुझानों में आजमगढ़ में रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है और यहां से निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को फिर पीछे छोड़ दिया है। आजमगढ़ से बीजेपी के निरहुआ आगे चल रहे हैं। रामपुर में सपा 13,000 से ज्यादा वोटों से आगे। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा की तरफ से आसिम रजा चुनावी मैदान में हैं और बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी यहां पर फिलहाल आसिम रजा आगे दिखाई दे रहे। 13,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। वहीं अगर आजमगढ़ की बात करें तो सपा के धर्मेंद्र यादव अभी जो है वो पीछे चल रहे हैं। और इस बीच आ रही है और बड़ी खबर का रुख करते हैं। रामपुर में एक बड़ा उलटफेर फिलहाल दिखाई दिया है। रामपुर में देखने को मिला बड़ा उलटफेर। रामपुर में भी बीजेपी के घनश्याम लोधी निकले आगे। 3100 वोटों से आगे हुए बीजेपी के घनश्याम लोधी। रामपुर में भी बीजेपी सपा के बीच कड़ी टक्कर है और अब यहां पर एक बड़ा उलटफेर। अभी तक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम रजा यहां से आगे दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब बीजेपी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी यहां पर आगे निकलते दिखाई दे रहे। 3100 वोटों से आगे हो गए हैं बीजेपी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी। रामपुर में भी बीजेपी सपा के बीच कड़ा मुकाबला। आजमगढ़ में तो बीजेपी उम्मीदवार निरहुआ ने बढ़त बनाई हुई है और धर्मेंद्र यादव अभी उनसे काफी पीछे। आपको बता दें कि यहां से बीएसपी उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली भी आजमगढ़ से चुनावी मैदान में है। तो इन चुनावों को लेकर जो इस वक्त रुझान सामने आ रहे हैं वो क्या कहते हैं, किस और इशारा कर रहे हैं और ये किस बात का संकेत है, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कई विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। विजय उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव से पूछना चाहूंगी। कपीश जी, अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी अब रुझानों में भी पीछे दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? आजमगढ़ से तो बीजेपी की प्रत्याशी ने बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन अब रामपुर में भी बीजेपी उम्मीदवार आगे निकल गए हैं। देखिए, जो कुछ भी हो रहा है ये कोई आश्चर्यजनक चीजें नहीं है और मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन आपने देखा कि तमाम ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग थे जो कि पर्ची हाथ में लिए हुए थे और पुलिस उनको डंडा बरसा रही। यानी कि जब आप मतदान का अधिकार प्रयोग ही नहीं करने देंगे जनता को और मत प्रतिशत कम हो जाएंगे तो ये दिन सामने आने ही हैं। और दूसरी चीज आपको बता दें कि आज जब स्ट्रांग रूम आजमगढ़ का खुला तो उसमें हमारे प्रत्याशी आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी अपने सामने सील देखना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उनको वहां जाने नहीं दिया। ये हक बनता है, ये विधि का रूल है कि अगर कोई स्ट्रांग रूम खुल रहा है जिस पर हमारे अपने लोगों का दस्तखत है तो आप उनके सामने ही स्ट्रांग रूम का ताला खोलेंगे और सील खोलेंगे। और जिस तरीके से ईवीएम इन्होंने पिछली बार बदली वो जनता से छुपी नहीं है कि जिस तरीके से ईवीएम बदली थी और बनारस में ट्रकों पर लाद कर ले जा रहे थे और पकड़ी गई थी वो आपके सामने। क्योंकि इनका यह कहना कहीं से किसी को नहीं पचेगा कि चुनाव की गिनती के एक दिन पहले जी, अब आप जो इस प्रकार के तर्क दे रहे हैं तो इससे क्या ये मान लेना चाहिए कि आप हार स्वीकार कर चुके हैं? नतीजा आने से पहले ही आप ये मान चुके हैं कि नतीजा डिक्लेयर है? नहीं है। लोकतंत्र के अंदर बात हार और जीत की नहीं होती है, ये सेवा का माध्यम होता है कि जनता किसको चुनती है। लेकिन जहां मतदान से ही सारी चीजें तय हो रही हो, यानी तंत्र भ्रष्ट हो जाए और तंत्र भ्रष्ट होने के वजह से यंत्र को जो है वो षड्यंत्र के तहत यूज किया जाए तो वहां लोकतंत्र कैसे बचेगा? मैं ये कह रहा हूं
कि जब आप मतदान करने नहीं दोगे, आप जब ईवीएम बदल दोगे स्ट्रांग रूम में, आप हमारे अपने उम्मीदवार को जाने तक नहीं दोगे, आखिर क्यों? सात को आंच क्या है? क्या स्ट्रांग रूम का सील खुलते समय अगर हमारे प्रत्याशी वहां पर खड़े होते तो हैक हो जाती क्या चीजें? क्या हो जाता? ये तो विधि कहती है कि प्रत्याशी के सामने खुलना चाहिए, क्यों नहीं खुला? वो मांग करते रह गए। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ा। यहाँ पे शासन और प्रशासन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही है। कपीश जी, आप कह रहे हैं कि भाजपा ने चुनाव नहीं लड़ा है, जबकि यहाँ पर तमाम चुनावी सभाओं में चुनाव प्रचार के दौरान जनता के बीच पहुंचने के दौरान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दिए। अखिलेश यादव तो पहुंचे भी नहीं। अखिलेश यादव ने तो किसी भी चुनावी सभा में हिस्सा तक नहीं लिया। कायनात, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुने मेरी बात। ये हाथी के दांत हैं, दिखाने को और खाने के और। ये सारे लोग जो वहां पर चुनाव के अंदर गए, इसलिए नहीं गए कि उनको मालूम था कि वो इनके जाने की वजह से जीत जाएंगे। उनको अपना तंत्र और यंत्र का षड्यंत्र मालूम था। और ये मैं आपको डे ऑफ फर्स्ट से कह रहा हूं, जिस दिन इलेक्शन हो रहा था, वीडियोज हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने जो है उन जनता को जाने नहीं दिया, जबकि उनके हाथ में पर्चे थे, उनके पास मतदाता पहचान पत्र था, उनके पास आधार कार्ड था, उनके पास डीएल थी, और बावजूद उसके अगर आप वोट डालने नहीं देंगे और मत प्रतिशत मामूली हो जाएगा, और साथ ही उसके बाद आप ईवीएम की सील देखने नहीं देंगे स्ट्रांग रूम की, तो ये कौन सा खेल है? मुझे बताइए। ये शासन प्रशासन चुनाव नहीं लड़ रहा है तो क्या योगी आदित्यनाथ जी और उनकी फौज चुनाव लड़ रही थी क्या? हरीश जी, हरीश श्रीवास्तव जी। हमारे विपक्षी दल के जो मित्र हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ये वही बात, उसी तरह की बात जो एक विपक्ष की जलन बन के एक भाग रहा होता है, तो वो कभी कभी प्रशासन पे, कभी इसी तरह के आरोप करता है। और आप मुझे बताइए कि आजमगढ़ का चुनाव था, जहां से आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी सांसद रहे और श्रीमान अखिलेश यादव जी भी उस सीट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने, श्रीमान अखिलेश यादव जी ने अपनी क्षेत्र की जनता के प्रति, जहां से उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे लोकसभा की, कितनी गंभीरता दिखाई, और वो वहां चुनाव प्रचार तक में नहीं। ये कहना, ये आप देखिए, जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा था तो टीएमसी की ममता दीदी भी यही रोना रो रही थी ईवीएम का, लेकिन जब वो टीएमसी जीत गई तो फिर उन्होंने कोई नहीं कहा कि मैं अपने आरोप वापस लेती। और कपीश जी को एक बात मैं रिकॉल कराना चाहता हूं, ये सारा तो जो कार्यशैली है ये समाजवादी पार्टी की रही है। मुझे 2004 का पार्लियामेंट चुनाव याद है कि जब श्रीमान अखिलेश यादव जी और एक बूथ पे जा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने उनको हाथ ऐसे रोक दिया था, क्योंकि बाहरी लोगों को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। और फिर क्या हुआ, वो पूरे प्रदेश ने जाना कि उस मंडल अध्यक्ष की सिर कटी हुई लाश मिली थी। और ये समाजवादी पार्टी की कार्यशैली रही है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को समृद्ध करने के लिए काम करती है, जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करती है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का जो यशस्वी नेतृत्व है, एक एक कार्यकर्ता जनता जनार्दन के प्रति अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। यही कारण है कि वो रामपुर हो या आजमगढ़ हो, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी को बढ़त मिल रही है, या जो ये आगे पीछे का वो चल रहा है, उसका कारण ये है कि जनता जनार्दन आज एक जवाबदेही और सरकार के साथ खड़ी है। और जिसको ये गढ़ कहते थे, रामपुर और आजमगढ़, अगर ये जो ट्रेंड आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी दूसरे राउंड के चुनाव परिणाम के बाद भी आगे हुए, फिर पीछे हुए, फिर आगे हुए,
तो ये अपने आप में लोकतंत्र की विजय कही जाएगी, जहां विक्टिम कार्ड भी खेला गया कि आजम खान साहब जाकर के रामपुर में और आजमगढ़ में तरह तरह की बात कहे कि साहब हमको इतने दिन जेल में बंद रखा गया, ये हुआ सो हुआ। और जातीय गुणागणित जो है एमवाई फैक्टर को लेकर के भी लोगों ने पूरी गुणागणित की। उसके बाद आज जब ये पीछे हो रहे हैं तो इस तरह की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये मुमकिन नहीं। चलिए, राजनीतिक विश्लेषक विजय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाए कि अगर इस प्रकार के अभी रुझान आ रहे हैं, हम पीछे चल रहे हैं, तो इसके कारण जो है ये हो सकते हैं कि मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया, शासन प्रशासन का जो है वो दुरुपयोग जो है एक प्रकार से किया गया है मतदान के दौरान। तो दूसरी तरफ बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि एक जवाबदेह सरकार की तरफ जो है जनता अपना विश्वास दिखा रही है और ये इसी का नतीजा है। आप कैसे देख रहे हैं ये सामने जो इस वक्त रुझान आ रहे हैं? नहीं, बहुत कांटे की लड़ाई है और दोनों प्रवक्ताओं के अपने स्टैंड बिल्कुल ठीक हैं। सपा के प्रवक्ता ने जो बात कही वो भी बिल्कुल दुरुस्त है और बीजेपी चूंकि रूलिंग पार्टी है तो उनके प्रवक्ता जो कह रहे हैं जाहिर है उन्हें वही कहना चाहिए। दरअसल दोनों लोकसभा सीटें, माफ करिएगा, ये समाजवादी पार्टी का किला इसीलिए कही जाती है कि यहाँ वोटों का जो समीकरण है वो सपा के पक्ष में है। 50% वोट रामपुर में और 50% से ज्यादा रामपुर में, चूंकि माइनॉरिटी वहां मेजॉरिटी में है जी। और आजमगढ़ में जो सपा का ट्रेडिशनल वोट बैंक माना जाता है, यादव और मुस्लिम मिलाकर यहाँ भी 50% से ऊपर जाता है। हालांकि रामपुर में त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है और बहुत टफ कंटेस्ट हो रहा है इन तीनों पार्टियों के बीच में। बीएसपी के प्रत्याशी ने काफी कुछ खेल को बिगाड़ा है और उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को जो मार्जिन है उस पर फर्क पड़ रहा है कि कभी आगे पीछे की जो स्थितियां हैं ये भी अभी कहना मुश्किल है अंत में कौन जीते। और करीब करीब ऐसी ही स्थिति रामपुर में है। ये बात सही है कि देखिए जो वोटिंग है वो कम हुई है, उसके कई कारण गिनाए गए। उसमें एक बड़ा कारण ये भी कि प्रशासन ने बहुत सख्त व्यवस्था की। तो ये जो सख्ती थी, कई जगहों पे ये भी कहा गया कि जहाँ पे जो सपा का बूथ है वहां पे तो सख्ती बेइंतहा की गई, इस वजह से वोट कम पड़े हैं। लेकिन कई और भी कारण हैं जिनकी वजह से लोगों ने वोट कम डाले हैं। तो ये वोटों में जो कमी आई है वो बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है समाजवादी पार्टी को। वो आजमगढ़ में भी उसका असर दिख रहा है और रामपुर में भी दिख रहा है। बिल्कुल, यहाँ आपको बता दें कि 17वें राउंड की गिनती के बाद निरहुआ अभी भी आगे दिखाई दे रहे हैं। आजमगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ 6200 वोटों से आगे चल रहे हैं। रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी 3149 वोटों से हुए आगे। लोकसभा उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव जो है वो हुआ था 23 जून को मतदान और आज नतीजों का दिन है। फिलहाल दोनों ही जगह पर बीजेपी उम्मीदवारों ने बढ़त बनाए हुए है। जी विजय जी, सवाल पूछिए तो मैं जवाब। एक बड़ा अंतर अब यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो गया है। आजमगढ़ में तो लगातार बढ़त दिखाई दे रही है। आजमगढ़ की अगर ये बढ़त देखी जाए तो क्या ये इसके लिए माना जाए कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने गठबंधन में लड़ा था, इस बार वो जो वोट मिला था बीएसपी का वो कट गया है। क्या ये कारण हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पीछे हो गए हैं और निरहुआ जो है लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं, उनकी लोकप्रियता उन्हें आगे लेके जा रही है? नहीं, देखिए, निरहुआ जितने लोकप्रिय हैं उससे ज्यादा सरकार की जो लाभार्थी वाली स्कीम है, जो लोगों को ढेर सारे लाभ दिए गए हैं, उसका वोट आजमगढ़ में पिछले 19 में भी 3,30,000 के आसपास इनको वोट मिले थे। हालांकि सपा बसपा अलायंस के अखिलेश यादव जी को 6,20,000 वोट मिले थे। तो वो लोकसभा का चुनाव, उसके पैरामीटर अलग थे। और अभी जो चुनाव है, बसपा चूंकि अलग से चुनाव लड़ रही है और बसपा के जो प्रत्याशी हैं इनको एक अच्छे कैंडिडेट के तौर पे माना गया। हालांकि पार्टी के पास अपना जनाधार बहुत घट गया है। विधानसभा चुनाव में 12% वोट ही ले आ पाई थी और आजमगढ़ में सेकंड नंबर पे सीटों पे नहीं थी विधानसभा में, नंबर 1 पे सपा थी ज्यादातर और भाजपा थी दूसरे नंबर पर। तो ये जो परिस्थिति है, इसके बावजूद चूंकि वो एक अच्छे समाज सेवी के तौर पे वहां उनकी चर्चा है, उनकी ख्याति है, तो उसका उनको बेनिफिट मिला है। और एक बात और थी कि माइनॉरिटी में थोड़ी कसमसाहट थी
वो रामपुर में भी दिखाई दी और आजमगढ़ में भी दिखाई दी कि माइनॉरिटी ये चाहती है कि उससे जुड़े हुए सभी मुद्दों पे समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो खुलकर बोलें और एकदम से फ्रंट पे आके बोलें, आक्रामकता दिखाएं, जैसे नूपुर शर्मा का मामला हो या और दूसरे ऐसे मसाइल उनके हैं। तो लेकिन ये आरोप भी लगा सपा पे कि वो कम बोलते हैं मुस्लिम इश्यूज पे, लेकिन आजम खान जैसे बाहर आए, आजम खान ने भी इन मुद्दों पे बात नहीं करी। और बात न करने के पीछे जो पॉलिटिकल कारण मुझे नजर आता है वो यही कि ध्रुवीकरण से बचना चाहती है समाजवादी पार्टी, इसीलिए ऐसे विवादित और धार्मिक मुद्दों से उसने अपने को अलग रखा ताकि जनता में कोई ध्रुवीकरण का मैसेज ना जाए। हालांकि इसके बावजूद आप देखिए जो सेफ साइड चलने की नीति थी ये कहीं ना कहीं अब मुश्किल में डालते दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी को। कपीश जी, समाजवादी पार्टी को कोई मुश्किल नहीं। अगर हम किसी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ रहे हो तो हमें कोई मुश्किल नहीं, लेकिन जब शासन और प्रशासन से हम चुनाव लड़ रहे हो तो वहां मुश्किल खड़ी होती है, इसमें कहीं दो राय नहीं। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल के पास शक्ति नहीं होती और रेलिवेंसी इस बात की होती है कि विधिक चीजें जिस तरीके से निष्पक्ष भाव से होनी चाहिए वो सामने नहीं दिख रही। और उसके मैंने बार बार उदाहरण दी। कायनात जी, मैं आपको एक उदाहरण और दे रहा हूं। इस देश के अंदर लोकतंत्र है, इस देश के अंदर लोकतंत्र चलता है किससे? तो मतदान से। मतदान किससे होता है? जनता से। और दूसरा वो मतदान का माध्यम क्या होता है? तो वो मशीन तंत्र है, यानी कि ईवीएम। जिस देश में मशीन तंत्र 20 लाख गायब, 20 लाख मिसिंग, और ये आख्या है हाईकोर्ट के अंदर, तथ्य हैं, विदाउट तथ्य मैं नहीं कह रहा, उसकी रिकवरी आज तक नहीं हुई है। तो ये बताइए कि जब जिसके माध्यम से लोकतंत्र तय हो रहा है, लोगों की जीत हार तय हो रही है, वो 20 लाख ईवीएम मिसिंग है, इसके लिए कौन जवाब दे? क्या लोकतंत्र बचा? अब मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ के अंदर जब इलेक्शंस हो रहे थे तो कुछ ईवीएम मशीन जो है वो होटल्स में बरामद हुई थी, और साथ में आपने देखा पश्चिम बंगाल के अंदर भाजपा के विधायक के गाड़ी में बरामद हुई थी ईवीएम मशीन। और आपने ये देखा कि पिछले चुनाव में बनारस के अंदर गिनती के एक दिन पहले ही ईवीएम बदली जा रही थी, 3 ट्रक में जाकर रही थी, और ये कह रहे थे कि ये तो सिखाने के लिए जा रही है गिनती के लिए। अरे किसको ये बनाते हैं? 15 दिन पहले ही सारे प्रशिक्षण खत्म हो जाते हैं और आप सीधे डकैती डाल रहे हैं लोकतंत्र पे। तो शासन प्रशासन जब मिल जाएगा तो बताइए ना, समाजवादी पार्टी या कोई विपक्षी दल होगा तो क्या करेगा? जिस तरीके से ये आज विधिक सरकार गिराने में लगे हुए हैं, धन बल के आधार पर, षड्यंत्र के आधार पर, सीबीआई और ईडी के आधार पर, ये क्या किसी से छुपा है? ये जिस तरीके से देश की संवैधानिक संस्थाओं को चोट पहुंचा रहे हैं, वो जज जो कभी आत्मा की आवाज लेकर के सामने आता है उस पर जो है यौन अत्याचार का आरोप लगाते हैं, फिर 1-2 अपने पक्ष में निर्णय लेते हैं, फिर राज्यसभा भेज देते हैं। समाजवादी पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं और विधिक वक्ता भी हूं, मैं सब सोच के बोल रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि मेरी रिलेवेंसी अगर सुसंगत ना हो तो मुझ पर भाजपा मानहानि का दावा कर दे। ठीक है कपिल जी, आप इतने आपने आरोप लगाया, उस अत्याचार का क्या हुआ? क्या इस बारे में कपिल जी, जैसे आप कह रहे हैं कि मतदान के दौरान जो है तमाम तरह के गड़बड़ियां जो हैं वो की गई हैं और शासन प्रशासन ने जो है ये चुनाव लड़ा है, किसी पार्टी का चुनाव नहीं था, तो क्या इस बारे में कोई शिकायत की गई? क्या उस पर कोई संज्ञान लिया गया? कायनात डे ऑफ फर्स्ट से जिस दिन मतदान हो रहा था हमारे उम्मीदवारों ने भी की और हम लोगों ने चुनाव आयोग से की। हमारा प्रतिनिधि मंडल गया हुआ था, हमारे मुख्य प्रवक्ता और के 5 लोगों की टीम के साथ। लेकिन चक्कर ये कि हम किससे कंप्लेंट कर रहे हैं वो हम जानते हैं कि किससे कर रहे हैं। भाई जो चुनाव आयोग है अगर वो निष्पक्ष होता तो फिर दिक्कतें ही कहां आ रही? इन्होंने तो संवैधानिक संस्थाओं के पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं। आज शिवसेना के उन विधायकों का साथ दिया जा रहा है जिन पर ईडी का शिकंजा पहले से कसा हुआ है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र का नहीं, ये षड्यंत्र का चुनाव जो है वो हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे?
हरीश जी, बिल्कुल, मैं हरीश ये कह रहा श्रीवास्तव जी। हूं कि ये तंत्र को भ्रष्ट करके यंत्र का यूज किया गया है और ये भाजपा का षड्यंत्र है। षड्यंत्र वर्सेस आदर्श राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे, ठीक है यही सत्यता है हरीश जी। कि इन्होंने मंत्र का साथ छोड़ दिया, यानी साधु पर्सन और साधु सोच का साथ छोड़ दिया, यानी अटल बिहारी की भाजपा अब नहीं रही और इन्होंने तंत्र का गलत उपयोग करते हुए यंत्र का उपयोग किया। और यंत्र कैसे किया? षड्यंत्र के तहत किया। यह षड्यंत्रकारी भाजपा है, इनका शासन और प्रशासन है, जिससे पूरे देश के अंदर विपक्ष चुनाव लड़ रहा है। तो ये मान लिया जाए कपिल जी के हार स्वीकार कर चुके हैं, आप मान रहे हैं कि अब ये हार जो है वो हार स्वीकार करने की नहीं है कहना। लोकतंत्र में कोई जीत हार नहीं होती है, लोकतंत्र में कोई खेत और मेड़ की लड़ाई नहीं होती है। अगर कोई वाकई निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा के लिए जा रहा है तो उसके लिए हार और जीत मायने नहीं रखती। हरीश जी, और लगातार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इसी बात को कह रहे हैं कि ये यंत्र का इस्तेमाल करके जो है तंत्र का दबाने की कोशिश की गई है और षड्यंत्र एक प्रकार से रचा गया है। देखिए कायनात जी, जो दल कुख्यात थे इस बात के लिए कि वो बूथ लूटते थे, बूथ पर कब्जा करते थे, जब से ईवीएम पे चुनाव शुरू हुआ ईवीएम के माध्यम से, तब से इन दलों को के लिए वो अवसर गायब हो गया। जो लोग लाठी के बल पे चुनाव पे कब्जा करते थे, जो लोग बाहुबल के आधार पर चुनाव पे कब्जा कर लेते थे, उनको अब ये अवसर समाप्त हो गया है। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के हमारे जो मित्र प्रवक्ता हैं, वो उतना जो उनकी बौखलाहट नजर आ रही है और जिस तरह से वो लोकतंत्र को षड्यंत्र पता नहीं क्या क्या व्याख्याएं कर रहे हैं, ये मुझे लगता है उसी का नतीजा है। क्योंकि ईवीएम को लेकर के भी इन लोगों ने जब चुनाव आयोग से सबने शिकायत किया, जो मैंने तथ्य प्रस्तुत किए हैं तो माननीय हरीश जी उस पर आप बात कहें। क्या इस देश में 20 लाख ईवीएम मिसिंग नहीं है? क्या इस देश में ईवीएम जो है वो होटल से बरामद नहीं हुई? क्या इस देश में जो ईवीएम है पश्चिम बंगाल चुनाव में आपके विधायक की गाड़ी में बरामद नहीं हुई? नकार दीजिए कि कपिल श्रीवास्तव झूठ बोल रहे, नकार दीजिए। और आप ईवीएम पे प्रश्न नहीं खड़ा करते थे क्या जब चुनाव जो है वो कांग्रेस सरकार के समय में होता था? आप मुझे बताइए, आपके नरसिम्हा राव जो है उन्होंने तो खुद ही एक बकायदा किताब लिखी हुई है ईवीएम के हैक पे। वो तमाम दल जिनको चुनाव आयोग ने बुलाया था कि ईवीएम से गड़बड़ी होती है, इस पे आप आके प्रमाणित करिए, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल जो भाई आप तो ईवीएम ही बदल दे रहे हैं, ईवीएम को लेके आरोप लगाते हैं। चलिए विजय उपाध्याय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, विजय जी अभी के आ रहे रुझानों को और जो तमाम दोनों पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर बात कर रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? यहाँ पर ईवीएम वर्सेस जो है सामने चुनावी रुझान हो गया है, क्या कहेंगे इस पर? ये ईवीएम में गड़बड़ी या तंत्र यंत्र का मिसयूज है या फिर ये जो मौजूदा सरकार है उसकी लोकप्रियता है? देखिए, सत्ता की अपनी भाषा होती है, अपने तर्क होते हैं, और अपोजिशन की अपनी भाषा, अपने तर्क होते हैं। जो पार्टी विपक्ष में रहती है वो अपनी भाषा छोड़ के सत्ता पक्ष में आती है तो सत्ता वाली भाषा हो लेती। इसमें कोई नई बात नहीं है। ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा और सत्ता पक्ष जो जवाब दे रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि जो तमाम परिस्थितियों के बावजूद राजनीति में कामयाबी सबसे ज्यादा अहमियत उसको मिलती है। आप प्रशासन के तमाम अड़चनों के बावजूद और जो नियम कानून उन्होंने कड़े किए वहां, तो जाहिर है नियम थे तो कड़े किए, तो उन्होंने तो उसका जवाब देना चाहिए। जनता जब वोट देती है तो तर्क बदल जाता है। आप उत्तर प्रदेश का 2018 में 3 लोकसभा चुनाव हुए थे, उस समय भी रूलिंग पार्टी बीजेपी थी, उस समय भी ईवीएम था, लेकिन तीनों लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी जीती। उसमें योगी जी का गोरखपुर संसदीय क्षेत्र भी था। चुनाव के दरमियान तब भी विपक्ष ने ये आरोप लगाया था कि वोट नहीं डालने दिया गया, ये अड़चन डाली गई, हमारे साथ भेदभाव हुआ, चुनाव आयोग ने सुना नहीं। रिजल्ट सपा के पक्ष में आया और न सिर्फ गोरखपुर का, फूलपुर का, बाद में कैराना के बाई इलेक्शन का भी। तो ये तर्क तो हमेशा एक जैसे दिए जाते हैं। अगर
रिजल्ट पॉजिटिव जिस पार्टी के पक्ष में आएगा उसके तर्क अलग होंगे, और जो जिसके पक्ष में नहीं आएगा वो अपने तर्कों पे खड़ा रहेगा। असल बात यह है कि जनता इन चीजों को कैसे देख रही है। ईवीएम पे जो ऑब्जेक्शन है विपक्ष का, जब बीजेपी विपक्ष में थी उसने भी ऑब्जेक्शन किया था और गंभीरता से ऑब्जेक्शन किया था, क्योंकि ईवीएम लेकिन शुरू भी बीजेपी के दौर में ही हुआ है 2004 के चुनाव में। तो ये ठीक है, तो हर बार ये ईवीएम को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कोई पक्ष किसी पक्ष पर भारी पड़ रहा है या आगे निकल रहा है तो इस पर तमाम तर्कों पर ना जाकर के जनता के मत का भी एक प्रकार से सम्मान करना चाहिए और अपनी पार्टी में क्या कमी और क्या नीतियों में कमियां और खामियां रह गई हैं उस पर भी ध्यान देने की जरूरत हो जाती है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा में हुए उपचुनाव के नतीजे जो हैं वो आज घोषित हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल के आ रहे रुझानों से अभी तक जो सामने आ रही है तस्वीर, उसमें बीजेपी जो प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुकाबला अभी फिलहाल दोनों ही पार्टियों के बीच में, पार्टी उम्मीदवारों के बीच में रोचक बना हुआ है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी। देखने वाली बात यही रहेगी कि नतीजे आने तक तस्वीर क्या रहती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।